हेलो एवरीवन, आई एम राजीव रंजन सिंह। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेशन लॉ। टैक्सेशन लॉ में आपको जो भी पढ़ना है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आज सब कुछ बता दूंगा। और उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। किस एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? CUET LLM के लिए, ठीक है। तो CUET LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको टैक्सेशन लॉ में इस वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसका अगर नोट्स चाहिए होगा आपको तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, आपको नोट्स दे दूंगा। मेरा नंबर है 6207734309। जो लोग नए हैं वो जान जाए कि फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है CUET के लिए। फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है, फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लीगल नैरेटिव के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, आपका कॉपी चेक किया जाएगा, आपको मार्क्स दिया जाएगा। इससे आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो जो भी लेक्चर्स है, अगर आप लाइव अटेंड कर रहे हैं तो या जो टेस्ट सीरीज़ है वो फ्री है, ठीक है। बट हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है। क्या चल रहा है? पेड कोर्स भी चल रहा है CUET LLM के लिए, जिसमें हम क्या देते हैं, जिसमें आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर क्या मिलता है? ये किस चीज़ के? सारे सब्जेक्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आपने यूट्यूब पे देखा होगा प्लेलिस्ट में कि कुछ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बट वो सारे सब्जेक्ट्स के नहीं है। अगर आप हमारा पेड कोर्स लेते हैं तो आपको सारी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलेंगे। दूसरा क्या मिलता है आपको? नोट्स मिलता है। किस चीज़ में? हिंदी में प्लस इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट्स के। फिर क्या मिलता है आपको? MCQs मिलता है। किस सब्जेक्ट्स के? सारे सब्जेक्ट्स के। और फिर मिलता है 18 सेट्स ऑफ प्रैक्टिस सेट्स बेस्ड ऑन CUET LLM पैटर्न, ठीक है। आपको 18 जो है प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे CUET LLM पैटर्न के बेस्ड पे, ताकि आप जब लेक्चर्स देख लें और नोट्स पढ़ लें, जो कि क्रिस्प नोट्स हैं, और MCQs अगर आप बना लें तो आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ, अपने मार्क्स दे पाएँ। इसके आंसर्स भी दिए जाएंगे आपको, तो आप मैच कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अपनी आप प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है पेड बैच का पार्ट है। और फ्री क्रैश कोर्स के पार्ट में आपको मिलता है सारे लेक्चर्स। आप तभी भी देख सकते हैं, लेकिन आप जब लाइव अटेंड करेंगे तभी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको नहीं दी जाएगी। और आपको टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, यानी कि मॉक टेस्ट चल रहा है, तो कुछ मॉक टेस्ट, 4-5 मॉक टेस्ट जो है आपको देने का मौका मिलेगा। और आप पेड बैच लेंगे तो आपको 18 सेट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो हम पढ़ रहे हैं टैक्सेशन लॉ, ठीक है। टैक्सेशन लॉ इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो टैक्सेशन लॉ ध्यान से पढ़िए। तो टैक्स क्या होता है? आप सभी को पता है कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक तरह का क्या है? एक तरह का कंपल्सरी। जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलेंगे। आपने कॉपी में नोट करते चलेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, याद कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बना पाएँ, ठीक है। और पेड बैच में मैं इसका नोट्स भेज दूंगा आज ही। तो ये एक तरह का कंपलसरी पेमेंट है। कंपलसरी पेमेंट है जो कि कौन करता है? कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, कोई इंटिटीज़ करती है, सभी लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। कुछ टैक्सेस जो है वो लिमिटेड लोग पे करते हैं, जो कि उसके लिए इंटाइटल्ड हैं, एलिजिबल है देने के लिए। और कुछ टैक्सेस जो है वो सभी को देना पड़ता है। तो ये कोई भी एंटिटी या इंडिविजुअल टैक्स पे करता है। किसको पे किया जाता है टैक्स? किसको पे किया जाता है? किसी प्राइवेट पर्सन को पे किया जाता है क्या? नहीं, गवर्नमेंट को पे किया जाता है। किस पर्पज के लिए? तो किसी भी पब्लिक पर्पज के लिए। उस टैक्स का जो यूज़ है वो गवर्नमेंट करती है डेवलपमेंट कामों के लिए, या कोई भी पब्लिक नेचर का जो वर्क है उसके लिए यूज़ करती है। तो कंपलसरी पेमेंट कौन करता है? बाय इंडिविजुअल्स या कोई भी एंटिटी। किसको करती है? टू गवर्नमेंट को करती है। और फॉर किस चीज़ के लिए? फॉर एनी पब्लिक पर्पजेज, ठीक है। पर्पजेज, ठीक है। चलिए, एक टर्म है, एक मैगजिम है, जो कि टैक्सेशन में बार बार आता है, बार बार पढ़ने सुनने को मिलता है। उसका मतलब आप लोग जानते हैं, क्विड प्रो को। क्विड प्रो को का मतलब आप लोग जानते हैं। इसका मतलब होता है समथिंग
फॉर समथिंग, कुछ के बदले में कुछ, समथिंग फॉर समथिंग, या दिस फॉर डैट, मतलब आपने कुछ दिया उसके बदले में मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। समथिंग फॉर समथिंग, आपने कुछ दिया उसके बदले में मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, ये होता है क्विड प्रो को। क्विड प्रो को, समथिंग फॉर समथिंग, ये सभी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो क्या जो टैक्स है, जो हम टैक्स पे करते हैं, क्या उसका कोई डायरेक्ट क्विड प्रो को होता है? क्या उसके बदले में हमको तुरंत कुछ मिलता है? क्या टैक्स देने के बदले में तुरंत कुछ हमको बदले में सरकार देती है, हाँ या ना? तो जवाब क्या है? जवाब है नो। नो, देर इज नो डायरेक्ट क्विड प्रो को इन केस ऑफ टैक्स। टैक्स के केस में कोई डायरेक्ट, कोई इमीडिएट क्विड प्रो को नहीं होता है। मतलब समझिए, मतलब ये हुआ कि जो भी लोग टैक्स पे करते हैं, जो लोग टैक्स पे करते हैं, उनको उसके बदले में कोई इमीडिएट चीज़ रिसीव नहीं हो जाती है। वो उसके बदले में कोई बेनिफिट जो है वो तुरंत नहीं रिसीव कर लेते हैं। हाँ, उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट है, उसका रिमोट बेनिफिट है। वो जो टैक्स का पैसा है वो यूज होने वाला है पब्लिक पर्पज़ के लिए। टैक्स इज कलेक्टेड फॉर जनरल पब्लिक पर्पज़, जैसे कि डिफेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पब्लिक वेलफेयर हो गया, या एक्सेट्राज, कोई भी पर्पज़ के लिए ये बेनिफिट यूज हो सकती है। बट दिस बेनिफिट्स आर इनडायरेक्ट एंड कलेक्टिव इन नेचर, मतलब वो जो बेनिफिट होने वाला है सबके लिए यूज होने वाला है। मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने वाला है, तो क्या किसी एक पर्सन के लिए होने वाला है? तो सबने टैक्स दिया है, सबके लिए वो होने वाला है, ठीक है। इवन जिसने टैक्स नहीं दिया है, डायरेक्ट टैक्स जो है कई लोग नहीं देते हैं, बट जो डेवलपमेंट होता है उससे उनको भी बेनिफिट मिलता है। तो जो टैक्स का आउटकम होता है वो इनडायरेक्ट नेचर का होता है और वो कलेक्टिव नेचर का होता है, मतलब सबके लिए यूज होता है। इन सारे टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के, तो आप आंसर कर पाए। क्या टैक्स का बेनिफिट डायरेक्ट होता है, तुरंत होता है? आंसर इज नो, इट्स बेनिफिट इज इनडायरेक्ट एंड इट्स बेनिफिट इज कलेक्टिव। क्या इसका बेनिफिट जो होता है वो इंडिविजुअल नेचर का होता है? नो, इट्स बेनिफिट इज कलेक्टिव नेचर, ऑफ कलेक्टिव नेचर। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लिए होंगे, आई होप। तो इतना तो समझ ही गए कि टैक्स केस में देर इज नो डायरेक्ट क्विड प्रो को इन केस ऑफ टैक्स। टैक्स केस में कोई डायरेक्ट क्विड प्रो को नहीं होता है, मतलब समथिंग फॉर समथिंग हमें तुरंत नहीं मिल रहा होता है। और जैसे कुछ होता है, जैसे फी हो गया, हम फी देते हैं तो उसमें डायरेक्ट कुछ मिल रहा होता है, उसके बदले में तुरंत मिल रहा होता है। हम पढ़ेंगे आगे क्या डिफरेंसेस है फी में, टैक्स में। और आप सभी जानते हैं कि जब भी टैक्स इम्पोज की जाती है तो किसी लॉ के द्वारा किया जाता है। टैक्स इज ऑलवेज इम्पोज बाई सम लॉ, बिना लॉ के टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता है। और टैक्स देना कंपलसरी होता है, मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। तो इसलिए ये इन्फोर्सिबल नेचर का होता है। टैक्स अगर कोई ना दे तो उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है, ठीक है। और ये किसके लिए होता है? जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए होता है। इतनी बातें आप बेसिक्स है, ये सारे बेसिक्स हैं टैक्सेशन लॉ का। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जो है सब नोट करते चलिए आप, ठीक है। 3 टर्म है, उसमें डिफरेंस पढ़ना है। पहला हो गया, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। एक टैक्स हो गया, ठीक है, टैक्स हो गया। दूसरा हो गया फी हो गया, फिर हो गया सेस हो गया। सेस वर्ड भी आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अभी सुन लीजिए। टैक्स, फी और सेस, ये तीनों टर्म में आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ठीक है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप हो सकता है एग्जांपल दे दे और पूछे कि ये क्या है, टैक्स है कि फी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टैक्स है या फी है। तो आइए देखते हैं। तो बताइए टैक्स का क्या पर्पज होता है? टैक्स का क्या पर्पज होता है? इस टैक्स को यहाँ लिख देता हूँ, टैक्स, ठीक है। टैक्स का क्या पर्पज होता है? अभी मैंने आपको बताया कि एक तरह का ये जनरल रेवेन्यू होता है। जनरल रेवेन्यू होता है, कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड टू मीट पब्लिक एक्सपेंसेस। पब्लिक एक्सपेंसेस, मैंने लिखा है कि जनरल रेवेन्यू कलेक्टेड टू मीट पब्लिक एक्सपेंसेस। टैक्स क्या है? एक तरह का रेवेन्यू है जनरल नेचर का, जो कि कलेक्ट करता है स्टेट, और कलेक्ट किया जाता है फॉर द स्टेट ओनली। किस चीज़ के लिए? ताकि पब्लिक एक्सपेंसेस को मीट किया जा सके। और भैया फ़ी क्या है? भैया फ़ी क्या है? तो फ़ी क्या है? इट इज़ अ चार्ज फॉर
स्पेसिफिक, इन सारे बातों को आप लोग याद रखेंगे। स्पेसिफिक सर्विस, ठीक है, ये एक तरह का कैसा चार्ज है जो कि किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए होता है या किसी स्पेसिफिक प्रिविलेज के लिए होता है जो कि स्टेट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय स्टेट, ठीक है। अगर आपको स्टेट ने अगर आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड किया है या कोई प्रिविलेज प्रोवाइड किया है तो उसके बदले में आपसे वो फी ले लेगा, ठीक है। तो फी क्या है, किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए हो गया। टैक्स में मैंने स्पेसिफिक सर्विस नहीं बताई, वो बताया जनरल रेवेन्यू एक तरह से कलेक्ट किया जा रहा है जिससे पब्लिक एक्सपेंसेस का काम किया जाएगा। और भैया सेस क्या होता है, तो इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स, ये टैक्स पे का टैक्स है फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, किसी खास ऑब्जेक्टिव के लिए अगर टैक्स पे एक और टैक्स लगाया जा रहा है तो उसी को हम कहते हैं सेस, ठीक है। अगर टैक्स पे ही और टैक्स लगाया जा रहा है किसी खास ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए तो उसे हम सेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि सेस इज अ टैक्स ऑन टैक्स, सिंपली सेस इज अ टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे लगने वाले टैक्स को सेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार जो है एजुकेशन के लिए लगाया जाता है, एजुकेशन के लिए, कृषि कल्याण के लिए, ओके। तो ये पहला डिफरेंस था। आते हैं हम दूसरे डिफरेंस पे, ओके। तो ये टैक्स फी और सेस में हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, पर्पस का डिफरेंस आप जान गए। अब आइए देखते हैं क्विड प्रो को का क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्विड प्रो को, अभी मैंने आपको क्विड प्रो को का जो मतलब है वो समझा दिया था कि इसका मतलब होता है कि हमें कुछ रिटर्न में तुरंत मिल रहा है कि नहीं, समथिंग फॉर समथिंग अचीव हो पा रहा है कि नहीं, रिसीव हो पा रहा है कि नहीं। तो क्या टैक्स में क्विड प्रो को होता है? अभी मैंने आपको बताया था नो, नहीं होता है। यू कैन नॉट डिमांड अ स्पेसिफिक बेनिफिट इन रिटर्न फॉर पेइंग इनकम टैक्स, या कोई टैक्स देने के लिए आप बदले में, लोग इनकम टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो मांग सकते हैं ना कि भैया हम आपको इतना लाख टैक्स दे रहे हैं तो आप बदले में हमें भी तो कुछ दो। लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है बदले में, तुरंत कुछ नहीं देती है, रिमोटली मिलता है। जो बेनिफिट होने वाला है आपको मिलने वाला है, लेकिन इमीडिएटली आपको कुछ नहीं मिल रहा होता है, भले ही आप 10 लाख या 10 करोड़ का इनकम टैक्स दे रहे हो, ओके। अब बताइए फी का, क्या फी का क्विड प्रो को होता है? आंसर होगा यस, होता है। क्योंकि भैया जो फी क्या होता है, ये एक ऐसा चार्ज होता है किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए, तो वही सर्विस तो दिया जा रहा है हमको, तो बदले में हम फी दे रहे हैं। मतलब आप फी दीजिएगा आपको सर्विस मिल जाएगा, आप फी दीजिएगा आपको सर्विस मिल जाएगा। तो जो बेनिफिट है उस फी का वो हमें तुरंत मिल जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है, हम जो पेमेंट कर रहे हैं और जो हमें सर्विस मिल रहा है उसमें डायरेक्ट लिंक है। देयर इज डायरेक्ट लिंक बिटवीन पेमेंट एंड सर्विस, ठीक है। जो हम सर्विस मिल रहा है और जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट लिंक है। जैसे कैसे हम कोर्ट फी देते हैं तो हम आगे प्रोसीड कर पाते हैं, नहीं देंगे तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, हम फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जो हमें बेनिफिट मिलना है उस फी का वो तुरंत मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे क्विड प्रो को होता है। और बताइए भैया सेस के केस में क्विड प्रो को होता है कि नहीं? सेस के केस में तो यहाँ पे जो है ये दोनों का बीच का चीज आ गया, यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। क्विड प्रो को थोड़ा होता है लेकिन इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पे जो बेनिफिट है, जो हमसे पैसा लिया जा रहा है वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में चला जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस इंडिविजुअल को बेनिफिट करेगा। मान लीजिए मैंने सेस दिया तो जरूरी नहीं है कि वो मुझे ही फायदा करे, लेकिन हो सकता है कि मैंने वो एजुकेशन पर्पज के लिए दिया हुआ है तो एजुकेशन सेक्टर में ही वो काम आएगा। वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिया हुआ है, अगर सेस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कलेक्ट किया गया है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वो यूज किया जाएगा। तो यहाँ जो बेनिफिट है हियर क्या होता है? बेनिफिट गोज टू अ स्पेसिफिक सेक्टर। यहाँ पे बेनिफिट स्पेसिफिक सेक्टर, टैक्स में ये नहीं था, टैक्स में पैसा लिया जा रहा था, कहाँ यूज होगा ये नहीं बताया गया है।
ठीक है। उस पैसे का सरकार कोई भी यूज कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, जहां मन करे वहां यूज कर सकती है। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि उस टैक्स का कहाँ यूज करेगी। सारे टैक्स कलेक्ट कर लिए और फिर से बजट आता है तो बांट दिए जाते हैं कि हाँ यहाँ 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 सब जगह यूज होगा। लेकिन सेस के केस में जिस पर्पज के लिए कलेक्ट हो रहा होता है सेस, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा टैक्स हो गया, टैक्स ऑन टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स है, तो ये लिया जाता है किस चीज़ के लिए, मैंने लिखा था देखिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। तो भैया उसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट किया जाएगा, किसी और को नहीं। ये नहीं कि सेस कलेक्ट किया गया कृषि कल्याण के लिए और हम उसको लगा दे रहे हैं रोड बनवाने में, लगा दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, ऐसा नहीं होगा। तो हियर बेनिफिट गोज टू द स्पेसिफिक सेक्टर, इसीलिए थोड़ा सा क्विड प्रो को आ गया, हमें बेनिफिट मिल रहा है, उस ग्रुप को मिल रहा है, लेकिन इंडिविजुअल पेयर को नहीं मिल रहा है। जिस इंडिविजुअल ने वो टैक्स पे, सॉरी वो सेस पे किया है, उसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने लिखा है इनडायरेक्ट। क्या लिखा है? इनडायरेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे डिफरेंसेस, टैक्स में, फी में और सेस में डिफरेंस समझ में आ पा रहा होगा। अब देखिए अगला एक और पढ़ लेते हैं डिफरेंस। ये हो गया पहला, पर्पस हो गया, फिर क्विड प्रो को हो गया, और आइए अब कंपल्सन का डिफरेंस देखते हैं। कंपल्सन, तो बताइए भैया कि टैक्स जो होता है वो क्या कंपल्सरीली कलेक्ट किया जाता है? क्या कंपल्सरीली कलेक्ट किया जा रहा है? यस, ये होता है, यस, इट इज कंपल्सन। कंपल्सरी रूप से टैक्स देना होता है, टैक्स देना होता है कंपल्सरी रूप से। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं कि आपको टैक्स पे करना है तो आपको करना ही होगा। ये कोई वॉलंटरी नहीं है कि आप 1 करोड़ कमा रहे हैं महीने के या साल के और आप टैक्स देने का मन है तो दे, ना मन है तो ना दे, आपको देना ही पड़ेगा। और दूसरा हो गया फी। तो क्या बताइए, फी जो होता है कंपल्सरी नेचर का होता है या वॉलंटरी नेचर का होता है? तो ये वॉलंटरी नेचर का होता है, ये वॉलंटरी नेचर का होता है। भैया जिसको सर्विस चाहिए वही फी पे करेगा। अगर हमें वो सर्विस नहीं चाहिए जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए उसने फी प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो हमें वो नहीं देना पड़ेगा। तो ये कब तो कब पे करना होता है फी? फी इज पेड ओनली वन पर्सन या एनी वन सीक द सर्विस। जब किसी पर्सन को वो सर्विस चाहिए होता है तभी वो फी पे करता है, इसीलिए क्या होता है, वॉलंटरी नेचर का होता है। और सेस क्या होता है? सेस क्या होता है? ये भी कंपल्सरी नेचर का होता है। लिखिए आप सभी लोग, सेस भी कंपल्सरी नेचर का होता है। कंपल्सरली सेस भी कलेक्ट कर लिया जाता है। जो टैक्स है ना, बेस टैक्स, उसी पे ऐड कर दिया जाता है, आपकी लाइबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है। जो बेस टैक्स दे रहे हैं उसी पर और टैक्स लगा दिया गया है, तो वो भी कंपल्सरी रूप से कलेक्ट कर लिया जाता है। सेस से जो खूब कमा रहे हैं उनसे कलेक्ट कर लिया जा रहा है, और उसका यूज कहाँ हो रहा है? किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए हो रहा है, जो कि बता दिया जाता है कि ठीक है ये सेस जो लग रहा है इस पर्पज के लिए सेस लग रहा है, आप दीजिए, आपको इस सेक्टर को हम, इस सेक्टर में हम पैसे खर्च करेंगे। तो समझ गए आप, टैक्स कंपल्सरी हो गया, फी वॉलंटरी हो गया, और सेस भी हो गया कंपल्सरी। तो ये डिफरेंस जो है आप समझ गए हैं, ठीक है। आते हैं अब आगे, अगला जो डिफरेंस है अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। ये सारे डिफरेंस जो है इससे आपको क्या हो रहा है, अलग से मैं देखिए कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जा रहा है और डिफरेंस भी क्लियर हो जा रहा है, तो दोनों पर्पस एक साथ सर्व कर रहा है, इसलिए मैं डिफरेंस फॉर्म में बता दे रहा हूँ आपको कि आपको साथ साथ कंसेप्ट और डिफरेंस दोनों क्लियर हो जा रहा है, तो ये आसान होगा समझने में। तो आइए फिर से अब यहाँ लिखता हूँ मैं डायरेक्ट टैक्स, यहाँ लिखता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और यहाँ हो गया बेसिस, हो गया किस बेसिस पे मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम मतलब ही समझ लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। मीनिंग, तो भैया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कुछ टैक्सेस जो होते हैं वो हमारे इनकम पे या हमारे प्रॉफिट पे डायरेक्टली लग जाता है, ठीक है। हमारी जो इनकम हो रही है या जो हमारी प्रॉफिट हो रही है उसी पे कुछ टैक्स लगते हैं जो कि हमको पे करना होता है डायरेक्टली उसी इनकम में से या उसी प्रॉफिट का पार्ट में से, इसी को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं टैक्स पेड डायरेक्टली ऑन इनकम या प्रॉफिट पे भी। और
और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स सब लोग दे रहे होते हैं, भले इनडायरेक्ट टैक्स ना दे रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोग दे रहे होते हैं। आप या हम जो भी गुड्स एंड सर्विस यूज कर रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सब पे हम टैक्स देते हैं, वही इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज पे जो हम टैक्स देते हैं उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है किसको दे दिया जाता है? डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। अब आते हैं दूसरा ग्राउंड पे, हु पेज, कौन देता है भैया? डायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स है, इधर इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स कौन देता है? जिस पर्सन पे टैक्स इंपोज हुआ है वही डायरेक्टली दे देता है। जिस पर्सन पे टैक्स इंपोज हो रहा है, जिस पर्सन पे लायबिलिटी आ रहा है, वही डायरेक्ट टैक्स दे देता है। किसको? सरकार को, गवर्नमेंट को। सो क्या हो जाएगा? द पर्सन ऑन whom टैक्स इज इम्पोज्ड, वो डायरेक्टली दे दे रहा है। किसको दे दे रहा है? गवर्नमेंट को दे दे रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या हो जाता है? इसमें कस्टमर जो होता है वो देता तो है, कस्टमर देता है, लेकिन कौन कलेक्ट कर रहा है भैया? क्या यार डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे दिया जा रहा है? क्या इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया जा रहा है? नहीं, ये पहले दुकानदार लेता है, पहले ये सेलर लेता है। बट हियर क्या होता है कि सेलर कलेक्ट्स एंड गिव्स टू गवर्नमेंट। तो एकदम आसान सा आप समझ ही गए कि डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, जिस पे भी टैक्स इंपोज हुआ है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, कस्टमर पे तो करता है लेकिन सेलर कलेक्ट करता है, और वो सेलर बाद में जाकर के गवर्नमेंट को दे देता है। सेलर गिव्स टू द गवर्नमेंट। डायरेक्टली गवर्नमेंट के खाते में नहीं जा रहा है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया जा रहा है, बट डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। ये जो होता है पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। चलिए यहाँ पे घेर दे रहा हूं मैं, यहाँ भी। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा हो गया ट्रांसफर ऑफ बर्डन। इस सारे से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, सबको ध्यान में आप रखेंगे। पूछेगा क्या डायरेक्ट टैक्स का बर्डन ट्रांसफर हो सकता है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ट्रांसफर हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली किसको जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है? आंसर हो जाएगा नो। तो ये सारी बातों से एमसीक्यू क्वेश्चन बन रही है, इसलिए आप सब ध्यान में रखेंगे। अननेसेसरी चीज मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो तीसरा हो गया ट्रांसफर ऑफ बर्डन। क्या बर्डन ट्रांसफर हो सकता है? तो डायरेक्ट टैक्स का क्या बर्डन ट्रांसफर हो सकता है? आंसर इज नो, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ट्रांसफर हो सकता है, कैन बी ट्रांसफर्ड। तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट को अगर समझिए, देखिए डीप में मैं नहीं बता रहा हूँ जो चीज़ अननेसेसरी है, क्योंकि आपको टैक्सेशन लॉ पे कोई पीएचडी तो करना नहीं है, टैक्सेशन लॉ के इतना आपको समझना नहीं है, आपको एमसीक्यू एग्जाम क्लियर करना है। बट थोड़ा सा अगर आप समझिए क्या मैंने ट्रांसफर्ड लिख दिया, नॉट ट्रांसफर्ड लिख दिया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? देखिए इनडायरेक्ट टैक्स है ये। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? मैंने लिखा कि इसका बर्डन ट्रांसफर होता ये है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो टैक्स किस पे इंपोज करती है? लायबिलिटी इंपोज करती है मैन्युफैक्चरर पे या सेलर पे। जो सेलर है या मैन्युफैक्चरर है उस पे इंपोज करती है लायबिलिटी, क्योंकि जीएसटी जो होता है वो चार्ज होता है प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट पे जीएसटी चार्ज होता है। तो भैया उसके बाद सेलर क्या करता है? सेलर जो होता है उसी टैक्स को सेलिंग प्राइस में ऐड कर देता है। जब वो सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है तो उसमें वो टैक्स को ऐड करके उसका सेलिंग प्राइस बढ़ा देता है। मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपया है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपया है और उस पर जीएसटी है 18% जीएसटी है, तो उसका न्यू प्राइस वो सेट कर देगा 118 रुपया। और जो कस्टमर है उसको कितना देना पड़ेगा? अब कस्टमर को 118 देना पड़ेगा। तो ये जो 18 एक्स्ट्रा रुपया दिया गया वो एक्चुअली टैक्स है। तो दे तो दिया कौन? कस्टमर दिया। तो यहीं देखिए बर्डन ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया? बर्डन गवर्नमेंट ने किस पे इंपोज किया था? बर्डन इंपोज किया था सेलर पे, लेकिन सेलर ने किसको ट्रांसफर कर दिया? सेलर ने कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया, कस्टमर से कलेक्ट कर लिया और फिर सेलर दे देगा सरकार को। पता नहीं किसको समझ में आया कि नहीं, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज था। मैं बताया कि जो गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है,
जो लाइबिलिटी इंपोज करती है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो सेलर पे इंपोज करती है या मैन्युफैक्चरर पे कर रही है, जो बना रहा है, जो बेच रहा है उस पे। जैसे कि ये 100 रुपया का कोई प्रोडक्ट है तो उसी को टैक्स देना है। और मान लीजिए 18% टैक्स देना है उस पर, 18 रुपया का टैक्स देना है। तो 18 रुपया किसको टैक्स देना है? सेलर को टैक्स देना है। लेकिन सेलर ये 18 रुपया किससे कलेक्ट कर लेगा? कस्टमर से कलेक्ट कर लेगा। कैसे कलेक्ट करेगा? उसका जो प्राइस है उसी में ऐड करके उसको बेचेगा। यानी कि 100 रुपया प्राइस था और 18 टैक्स हुआ तो उसको 118 में वो बेच रहा है। अब 118 में जो बेच रहा है, ये 118 बस उसका प्राइस नहीं है, ये प्राइस और उसमें ऐड किया गया है टैक्स, दोनों मिला करके 118 है। तो कस्टमर हो सकता है, कस्टमर ने ध्यान दिया हो चाहे ना दिया हो कि उसने टैक्स के साथ पेमेंट किया हुआ है, लेकिन उसे टैक्स का पैसा ले लिया जाता है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग किस पे हो रही है? सेलर से हो रही है कस्टमर पे। सेलर की लायबिलिटी थी टैक्स देने की, सेलर ने टैक्स किससे कलेक्ट कर लिया? अपना बर्डन ट्रांसफर करके कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, और वो टैक्स कलेक्ट करके फिर दे दिया सरकार को, टैक्स दे दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें बर्डन ट्रांसफर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास, सेलर से कस्टमर के पास ट्रांसफर हो सकता है, वो कलेक्ट करके दे देगा सरकार को। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें डायरेक्ट दे देना होता है। जो पर्सन से मैंने लिखा था ना कि टैक्स पे डायरेक्टली ऑन इनकम, हमारी जो इनकम है उससे डायरेक्ट, उस पर डायरेक्टली टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, और वो डायरेक्टली हम सरकार को दे देते हैं, उसका बर्डन ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं ये सबको मिटा देता हूँ इसको। तो ये अगर आप थोड़ी सी टेक्निकलिटी ना भी समझे हो तो आपको ध्यान में बस इतना ही रखना है। कितना रखना है? कि बर्डन ट्रांसफर नहीं होता है किसमें? डायरेक्ट टैक्स में। और बर्डन ट्रांसफर हो सकता है या होता है किसमें? इनडायरेक्ट टैक्स में। इतना आप रट के तो रखेंगे ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चौथा हो गया पेमेंट मेथड। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पेमेंट आप क्लैरिटी के लिए लिख सकते हैं। पेमेंट मेथड क्या होता है? पेमेंट मेथड क्या होता है? इट इज पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। और इसमें क्या होता है? पेड थ्रू प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विसेज। अभी तक आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। ये सारी बेसिक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किसके थ्रू दिया जाता है? आपने जो गुड्स खरीदा है या सर्विसेज आपने कंज्यूम की है उसी के प्राइस में एडेड होता है। इट इज पेड थ्रू प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। या जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली किसको चला जाता है? डायरेक्टली गवर्नमेंट को चला जाता है। मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो पेमेंट मेथड आप समझ गए। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स या सर्विस के थ्रू दिया जाता है गवर्नमेंट को। ओके, आइए अगला समझते हैं। एक और अगर आप समझें तो इफेक्ट ऑन प्राइस लिखते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑन प्राइस। तो ये जनरली ये जो ग्राउंड है ये इनडायरेक्ट टैक्स को समझाने के लिए मैंने लिखा है। जो डायरेक्ट टैक्स है उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब इट डज नॉट इंक्रीज प्राइस। यहां तो हम डायरेक्टली अपना इनकम से दे रहे हैं तो यहां क्या ही इंक्रीज डिक्रीज की बात हो। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या होता है कि जो प्राइस होता है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इसका प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है कि इट क्या करता है? INCREASES, इंक्रीजेज प्राइस। प्राइस को इंक्रीज करता है। अभी तो मैंने ऊपर एग्जांपल देकर समझाया था कि कैसे 100 रुपया का प्रोडक्ट का और 18 रुपया टैक्स लेना है तो उस प्रोडक्ट को ही 118 में बेचा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्राइस उसका 100 ही था, लेकिन टैक्स की वजह से प्राइस बढ़ के 118 हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट पड़ा ना प्राइस पे। क्या हुआ? प्राइस बढ़ा दिया गया, प्राइस जो हो गया इंक्रीज हो गया। तो इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्राइस को इंक्रीज कर देता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्राइस को इंक्रीज कर देता है। तो इस बात को आप रट के रखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स का प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे आप आंसर इंक्रीज कर देता है, या सिंपली पूछे कि क्या इनडायरेक्ट टैक्स का प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है तो आंसर इज यस। ओके, इसको मिटा देता हूं। किसी को अगर कोई चीज समझ में ना आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर रहे हैं तो भी आप मैसेज करके, कॉल करके, ग्रुप में मैसेज करके कहीं भी आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? वेरी वेरी पॉपुलर
इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स 1961 का है, जो कि इनकम टैक्स गवर्न करता है। इनकम टैक्स एक्ट है एक, इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 का है। और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जांपल हो जाएगा, सभी जानते हैं जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, पहले बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, बट उन सबको हटा करके एक यूनिफॉर्म लाया गया जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और इनकम टैक्स जो है एक एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का। ओके, तो ये सारे डिफरेंसेस थे, हमने 6 डिफरेंसेस पढ़ लिए, 6 डिफरेंसेस पढ़ लिए डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। और भी मतलब बनाने को बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारे बता दिए। अगर आपको पूछे, एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको पूछे कि क्या गवर्नमेंट जानती है कि, मतलब अगर गवर्नमेंट जानेगी कैसे कि कौन दे रहा है टैक्स, तो क्या डायरेक्ट टैक्स के केस में जानती है? जी हाँ, जानती है। डायरेक्ट टैक्स कौन दे रहा होता है ये गवर्नमेंट को पता होता है कि ये पर्सन ने टैक्स दिया है, इनकम टैक्स इस पर्सन ने दिया, इनकम टैक्स इस पर्सन ने दिया है, गवर्नमेंट नोज एग्जैक्टली हु पेड। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में गवर्नमेंट डज नॉट नो, फाइनल कंज्यूमर कौन था उसको गवर्नमेंट नहीं जानती है। गवर्नमेंट को टैक्स तो कलेक्ट हो गया, लेकिन किसने उस सर्विस को लिया, किसने उस प्रोडक्ट को खरीदा, आप क्या क्या मार्केट में खरीद रहे हैं, सबका डेटा गवर्नमेंट के पास थोड़ी है। तो गवर्नमेंट डज नॉट नो कि फाइनल कंज्यूमर कौन है। कभी कभी जानती भी है, कभी कभी नहीं जानती भी, कई सारे केस में जानती भी है, लेकिन ये हर केस में संभव नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखे कि किससे किसे वो टैक्स मिला। फाइनल कंज्यूमर को नहीं जान पाती है गवर्नमेंट, बट डायरेक्ट टैक्स के केस में जानती है किस किस पर्सन ने इनकम टैक्स दिया हुआ है। इज इट ओके टू एवरीवन? आप डिफरेंस समझ गए डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को आपको समझ में आना चाहिए। इससे आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के कंसेप्ट भी समझ में आया होगा और दोनों में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग, टैक्स इवेजन। सभी ने सुना होगा इसका नाम, टैक्स इवेजन का, जो कि ये क्या होता है, यहीं पे लिख देता हूं, जो कि क्या होता है, इलीगल होता है, जो कि इलीगल होता है, अवैध होता है। टैक्स इवेजन करना अवैध होता है। तो टैक्स इवेजन क्या होता है, चलिए आइए समझते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो टैक्स पेयर होते हैं अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, टैक्स पेयर जो है, टैक्स पेयर का मतलब जो टैक्स दे रहे हैं उसको टैक्स पेयर कहा जा रहा है। टैक्स पेयर जो होते हैं अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए, अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए कई बार कुछ इलीगल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं, जानबूझ करके कई बार इलीगल एक्ट करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं। इसी को टैक्स इवेजन कहते हैं। मतलब जब एक टैक्स पेयर अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए इलीगल एक्टिविटी का सहारा लेता है जानबूझ करके, तो इसे हम टैक्स इवेजन कहते हैं। ठीक है, इट, लिख देता हूं, रिफर्स टू डेलिब्रेट मतलब जानबूझ करके, डेलिब्रेट इलीगल एक्ट कह सकते हैं, एंड इलीगल एक्ट्स विच इज डन बाय, किसके द्वारा किया जाता है, अभी मैंने बताया टैक्स पेयर के द्वारा। टैक्स पेयर के द्वारा किस चीज के लिए किया जाता है, किस चीज के लिए, टू रिड्यूस और एस्केप यानी बचने के लिए टैक्स लायबिलिटी। समझ में आपको? ये एक ऐसा डेलिब्रेट यानी कि जानबूझ करके किया हुआ इलीगल एक्ट है जो कि एक टैक्स पेयर करता है। क्यों करता है? कि अपने टैक्स के लायबिलिटी को एस्केप करने के लिए, मतलब बचने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। और ये करता है कैसे? बाय वायोलेटिंग लॉ, कानून को वायलेट करके करता है, तभी तो भैया ये इलीगल है। अगर कानून वायलेट नहीं करता तो क्या इलीगल होता? ये इलीगल है। क्यों? क्योंकि ये लॉ को वायलेट करता है। तो क्या अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या टैक्स इवेजन जो है लॉ को वायलेट करता है, आंसर इज यस। क्या टैक्स इवेजन इलीगल है, आंसर इज यस। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे टैक्स अवॉइडेंस, जो कि लीगल होता है, जो इलीगल नहीं होता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, क्लियर रखेंगे। तो टैक्स इवेजन में क्या होता है, लॉ वायलेट होता है। मान लीजिए कोई अपना इनकम को ही छिपा लिया, कोई अपना इनकम को ही छिपा लिया, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मान लीजिए कोई फॉल्स क्लेम कर रहा है। ये सारे क्या है, ये सारे एग्जांपल है टैक्स इवेजन के। अपना इनकम ही छुपा रहे हैं। मान लीजिए मैं अगर 50 लाख कमा रहा हूं और बता रहा हूं कि मैं 25 लाख कमाता हूं, क्यों? क्योंकि हमें कम इनकम टैक्स देना पड़े।
तो क्या ये टैक्स एवॉइडेंस हुआ या टैक्स इवेजन हुआ भैया? ये टैक्स इवेजन हो गया, ये इलीगल हो गया। मैं लॉ को वायलेट कर रहा हूँ, क्योंकि लॉ कहता है कि हम जितना कमा रहे हो उसकी सही जानकारी सरकार को देनी है, और हम पे अगर लायबिलिटी है टैक्स पे करने की तो हमें सही टैक्स पे करना है। ओके, तो ये टैक्स इवेजन हो गया। अगर आप अपने इनकम को छिपा रहे हैं तो ये टैक्स इवेजन हो गया। अगर हम अपने अकाउंट्स में गलत चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, फल्सीफाई कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को, तो ये भी टैक्स इवेजन हो गया। हम कोई फॉल्स क्लेम कर रहे हैं ताकि हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, कोई झूठा क्लेम कर रहे हैं टैक्स एग्जम्पशन लेने के लिए, तो हम क्या हो गए भैया? हमने टैक्स इवेजन किया हुआ है, हमने इलीगल एक्ट किया हुआ है। तो ये अनलॉफुल है, ये इलीगल है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में इसके कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे आपको। मैंने बताया था ना, इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, ईयर आप लोग सब याद रखेंगे। पहले ही मैं सबको बता चुका हूं कि एक्ट का ईयर याद रखना बहुत जरूरी है सीवीटी एलएलएम एग्जाम के लिए। कोई एक्ट का आप कंटेंट याद रखें ना रखें, ईयर जरूर याद रखें। माइनर एक्ट की बात कर रहा हूँ, मेजर का तो कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। माइनर एक्ट का ईयर जरूर याद रखना है आपको। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, ये रटा हुआ होना चाहिए। तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था? हाँ, मैं बता रहा था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में आपको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगर आपने क्या किया हुआ है भैया? टैक्स इवेजन किया हुआ है, आपने इलीगल एक्ट किया हुआ है, अनलॉफुल एक्ट किया हुआ है, तो आपको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। आपको जो भी टैक्स आपने नहीं पे किया गया है उसको तो कलेक्ट किया ही जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मॉनेटरी फाइन्स भी इम्पोज किया जाएगा, और कभी कभी केस में आपको जेल भी भेजा जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है सीरियस केस में। तो क्या फॉल्स बुक, अगर कोई पूछे कि कोई फॉल्स एग्जाम में अगर आए कि कोई फॉल्स बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया हुआ है, ए पर्सन हैज मेंटेन फॉल्स बुक्स ऑफ अकाउंट, तो क्या वो टैक्स इवेजन किया हुआ है? जी हाँ, किया हुआ है। कोई अपना इनकम का कुछ पार्ट है जो कि रिपोर्ट नहीं कर रहा है, समवन इज नॉट रिपोर्टिंग अ पार्ट ऑफ हिज इनकम, क्या वो टैक्स इवेजन कर रहा है? यस, टैक्स इवेजन कर रहा है। कोई पर्सन जो है डिडक्शन क्लेम कर रहा है, कोई पर्सन इज क्लेमिंग फेक डिडक्शन। जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे ना तो कई सारे डिडक्शंस पढ़ने होते हैं जो कि अलाउ होते हैं, लेकिन कोई फेक डिडक्शन क्लेम कर रहा है, फेक, तो क्या ये टैक्स इवेजन हो रहा है? जी हाँ, टैक्स इवेजन हो रहा है। कोई सेल बेचने वाला है, सेल सप्रेस कर रहा है, तो क्या टैक्स इवेजन कर रहा है? जी हाँ, कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज इलीगल है, सारी चीज जो है इलीगल है और लॉ को वायलेट कर रहा है, तो ये टैक्स इवेजन हो गया जो इलीगल हो गया। ये सारी चीजों आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हो गया, लिखिए टैक्स अवॉइडेंस। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं लीगल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा था इलीगल, यहाँ पे मैंने लिख दिया लीगल। टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल। अब आइए इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, वो तो टैक्स क्या था? इवेजन था, टैक्स इवेजन था जिसमें हम लॉ को ब्रेक कर रहे थे, जिसमें किसी लॉ को वायलेट किया जा रहा था, इसीलिए वो इलीगल था। लेकिन कई बार क्या होता है, जो टैक्स पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लाइबिलिटी को थोड़ा कम करने के लिए एग्जम्पशंस ढूंढते रहते हैं, ठीक है। कुछ लॉ में लूपहोल्स ढूंढते रहते हैं कि कोई लूपहोल मिल जाए। लूपहोल्स का मतलब लॉ में ही कमी निकाल लिए ना, हम लॉ बने बनाए लॉ को हम ये नहीं कर रहे हैं, वायलेट नहीं कर रहे हैं। लॉ में अगर कुछ कमियां हैं, कुछ इंटरप्रिटेशन की वजह से कुछ दिक्कतें हैं, तो उस लूपहोल्स का फायदा उठा करके या एग्जम्पशंस क्लेम कर करके, इस तरह के अरेंजमेंट से अगर हम अपनी लायबिलिटी को कम कर रहे हैं प्लान करके, इसको टैक्स प्लानिंग कहते हैं, कम कर रहे हैं, तो ये इलीगल नहीं माना जाता, इसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। हाँ, अगर सरकार को लग रहा है कि ये चीज़ एक लूपहोल है, अगर गवर्नमेंट ने पता लगा लिया कि एक खास लूपहोल है जिसका यूज़ करके लोग अपने टैक्स को रिड्यूस कर रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी को, तो गवर्नमेंट उस लूपहोल को दूर कर सकती है। अगर लॉ में क्लैरिटी ला करके उस लूपहोल्स को दूर कर ले तो आगे से कोई फायदा नहीं उठाएगा, आगे से जो है उस केस में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर लूपहोल्स एग्जिस्ट कर रहा है और लोगों ने लॉ ब्रेक किए बिना टैक्स कम कर लिया, अपने टैक्स के लायबिलिटी को थोड़ा कम कर लिया, तो इसे हम इलीगल नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके लिए जेल नहीं होगी, इसके लिए फाइन नहीं होगी, इसीलिए तो ये लीगल है। तो समझ में आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? ये एक तरह का लीगल टैक्स प्लानिंग है, लीगल टैक्स प्लानिंग है, जहां पे वेयर ए टैक्स पेयर रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी, क्या करता है? बाय यूजिंग लूप होल्स, सिस्टम में कुछ लूप होल्स ढूंढता है, या एग्जेम्पशंस
एग्जेम्पशंस ढूंढता है या सिमिलर अरेंजमेंट्स के ढूंढता है, विच आर कैसा चीज है, विच आर परमिटेड बाई लॉ। इंपॉर्टेंट है, विच आर परमिटेड बाई लॉ। अगर लॉ द्वारा परमिटेड नहीं रहे तब तो भाई टैक्स इवेजन हो गया ना, फिर तो इलीगल हो जाएगा। विच आर परमिटेड बाई लॉ, ध्यान रखेंगे। ओके फिर से समझिए, टैक्स अवॉइडेंस क्या है? इट इज़ अ लीगल टैक्स प्लानिंग है, एक तरह का टैक्स प्लानिंग है जो कि लॉफुल है, जहाँ पे एक टैक्स पेयर क्या करता है, अपनी टैक्स के लायबिलिटी को कम करता है एग्जेम्पशंस क्लेम करके या लॉ में लूपहोल्स ढूंढ करके, सिस्टम में कुछ लूपहोल्स ढूंढ करके, ऐसे लूपहोल्स या ऐसे एग्जेम्पशन जो कि लॉ द्वारा परमिटेड हो, विच इज परमिटेड बाई लॉ। नहीं तो वो वायलेटिंग नेचर का अगर हो जाएगा, लॉ को ही वायलेट करेगा, तब तो वो भैया एग्जेम्पशन आपको मिलेगा ही नहीं, तब तो किसी भी लूपहोल्स का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अगर आपने लॉ ही ब्रेक कर दिया तब तो टैक्स इवेजन हो गया, अवॉइडेंस नहीं। ठीक है, अगर फिर भी अगर किसी ने ऐसी अरेंजमेंट कर ली है जो कि ऐसा लग रहा है कि इससे तो ये किया ही गया है सोलिली टैक्स अवॉइड करने के लिए, और उसमें मतलब जेन्युइननेस नहीं है ऐसा लग रहा है इसने धोखेबाजी कर दिया सरकार के पास, तो ऐसे एक्ट को, एक्टिविटीज को चैलेंज किया जाता है। एक टर्म होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, GAAR, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। याद रखेंगे आप लोग, GAAR इसका मतलब होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये जो है एक ये रूल्स बनाया गया है। ये क्या है? रूल्स है, लिखा हुआ है रूल्स है। तो ये जो रूल्स हैं ये टैक्स अथॉरिटीज को इंपावर करती है कि कोई अगर टैक्स अवॉइडेंस कर रहा है, ऐसा टैक्स अवॉइडेंस जो कि परमिसिबल नहीं लग रहा है, जिसका पर्पज ही बस टैक्स को अवॉइड करना था, तो इस केस में ये जो होगा टैक्स लायबिलिटी को फिर भी इंपोज करवाएगी। तो कुछ अवॉइडेंस जो है वो परमिट नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ ऐसे ऐसे टैक्स अवॉइडेंस है जो कि सरकार ने ऑब्जर्व किया हुआ है और उसको इम्परमिसिबल बनाया हुआ है। उसको क्या बनाया हुआ है? इम्परमिसिबल टैक्स अवॉइडेंस। तो अगर लग रहा है कि किसी पर्सन ने टैक्स अवॉइडेंस किया हुआ है जो कि क्या है, इम्परमिसिबल है, तो क्या होगा? उसके खिलाफ जो है अब ये किया जा सकता है, मतलब चैलेंज किया जा सकता है। वो जो टैक्स अवॉइडेंस किया उसको चैलेंज किया जा सकता है, और अथॉरिटी जो है, टैक्स अथॉरिटी, टैक्सिंग अथॉरिटी जो है, वो जो टैक्स बेनिफिट क्लेम कर रहा है उसको डिनाई कर सकती है कि नहीं, आपको टैक्स अवॉइडेंस नहीं दिया जाएगा, आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, इस चीज के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपका जो अवॉइडेंस है वो क्या है? इम्परमिसिबल है। तो इसके लिए डेवलप्ड है, इसके लिए भी मैकेनिज्म डेवलप्ड है कि अगर किसी का पर्पज ही बस है टैक्स अवॉइडेंस, कोई ऐसा आदमी दिखा है जिसका पर्पज बस टैक्स अवॉइडेंस था, ये नहीं कि वो इंसिडेंटली टैक्स अवॉइड कर दिया है, उसका पर्पज ही टैक्स अवॉइडेंस था और कोई उसमें रियल कमर्शियल सब्सटेंस भी नहीं था, तो उसने वो अब्यूज करना चाहता है सिस्टम को, ठीक है, देन उसका जो बेनिफिट है, भले ही वो टैक्स अवॉइडेंस है, भले ही वो इलीगल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बेनिफिट को डिनाई किया जा सकता है, आपको टैक्स देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है? टैक्सिंग अथॉरिटीज डिसाइड करती है। और ये कौन इंपावर करता है? GAAR, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स इंपावर करता है टैक्सिंग अथॉरिटीज को कि टैक्स अवॉइडेंस में भी बेनिफिट डिनाई किया जा सकता है। चलिए, आप ये भी समझ गए। कुछ चीजें और हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो आर्टिकल 265 आप सबको पता है ना। आर्टिकल 265 सभी को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्या कहता है कि किसी से भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा, लेवी नहीं किया जाएगा जब तक कि आपके पास लॉ की अथॉरिटी नहीं है। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी टैक्सेशन। मान लीजिए सरकार जो है बीच में ही टैक्स मांगने लग गया कि आप इसके लिए भी टैक्स दो, इसके लिए भी टैक्स दो, आप कह सकते हैं, आप केस फाइल कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं और आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई इसके लिए तो लॉ ही नहीं बना हुआ है, बिना लॉ का आप टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी टैक्स कलेक्ट करना है गवर्नमेंट को तो आप लॉ बनाइए, वो भी क्लियर लॉ बनाइए। अगर आप क्लियर लॉ नहीं बनाएंगे तो बेनिफिट दे दिया जाएगा आपको, जो टैक्स पेयर है उनको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वो क्लियर लॉ है तो भैया टैक्स देना ही देना पड़ेगा, टैक्स देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फंक्शन माना जाता है, पर्पज माना जाता है, उसका ड्यूटी माना जाता है, तभी तो भाई काम करेगा वो।
तो टैक्स के लॉज अगर क्लियर हैं तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर अनक्लियर है या लॉ ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तब आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। सो आर्टिकल 265 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। बिना लॉ के ऑथोरिटी के किसी से टैक्स भाई नहीं लिया जाएगा। तो ये हमें आर्बिट्रेरी टैक्सेशन से बचाता है, मतलब कि ऐसी टैक्सेशन जो कि गवर्नमेंट अगर आर्बिट्रेरी मैनर में कलेक्ट करना चाहता है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। और आर्टिकल 245 सभी को पता है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करता है, ये तो सबको पता ही होगा, ध्यान में रखेंगे आप लोग। टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करता है, क्योंकि टैक्सेशन लॉ अलग से आपको पढ़ना है तो टैक्सेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आप जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसमें ही पूछेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पढ़ना ही है, आपको टैक्सेशन लॉ भी पढ़ना है, इसलिए ये आर्टिकल ध्यान में रखना है। टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करता है कि लॉज का क्या एक्सटेंट रहेगा आर्टिकल 245 में। तो आप सभी को पता है जो पार्लियामेंट है कहाँ के लिए लॉ बनाएगा भाई, पूरे इंडिया के लिए बनाएगा। और जो स्टेट है कहाँ के लिए बनाएगा, देयर टेरिटरी के लिए बनाएगा, अपने टेरिटरी के लिए, दूसरे स्टेट के लिए थोड़ी बना देगा। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज क्या है आर्टिकल 245 में सभी को पता ही होगा। और आर्टिकल 246 भी ध्यान में रखेंगे आप, और साथ साथ आप 7 शेड्यूल भी ध्यान में रखेंगे। 7 शेड्यूल, अब 7 शेड्यूल का पूरा कंटेंट नहीं याद रखना है आपको, लेकिन आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सिंग पावर जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स। ओके, आपको उसमें यूनियन लिस्ट पढ़ना होगा, स्टेट लिस्ट पढ़ना है, कंकरेंट लिस्ट पढ़ना है, तो ये सब सारी बातें आपको ऑलरेडी पता ही है। बस आपको ध्यान में रखना है कि हाँ 246 में क्या हेडिंग है, इसका मार्जिनल नोट याद रखना है। 7 शेड्यूल ध्यान में रखना है कि इसी में लिस्ट की बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट की बात की गई है। ओके, आइए एक और इम्पॉर्टेंट, आप बताइए कि जीएसटी काउंसिल जो है ये किस आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, किस आर्टिकल के अंदर बताइए सभी लोग। कॉन्स्टिट्यूटेड, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है, अंडर आर्टिकल 279 कैपिटल ए। जीएसटी काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 279 ए। और ये किस अमेंडमेंट से आया हुआ है, 101, 101वां अमेंडमेंट कब, 2016 में। 101, 101वां अमेंडमेंट 2016, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है। से आर्टिकल 279 कैपिटल ए वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीएसटी काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कुछ प्रोविजंस को हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 5, जो कि प्रोवाइड करता है बेसिस ऑफ टैक्सेशन। सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ टैक्सेशन। ये कहता है कि जो इनकम है वो इनकम टैक्स किया जाता है, इसका 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सेक्शन 5 जो है वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बताता है कि टोटल इनकम का क्या स्कोप है, लेकिन जो भी उसका कंटेंट दिया हुआ है उससे हमें 2 प्रिंसिपल्स निकल के आता है। वो 2 प्रिंसिपल पे बेसिस है कि हम जो इनकम कलेक्ट करते हैं, इनकम पे जो टैक्स लगाते हैं उसका बेसिस क्या है, उसका प्रिंसिपल बेसिस क्या है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है, लिखिए आप लोग, लिखिए, नाम लिख लीजिए आप लोग, रेजिडेंस रूल। इसका मतलब होता है कि टैक्स, लिख लीजिए आप लोग, टैक्स लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। ध्यान से समझिएगा। पहला जो प्रिंसिपल है उसका नाम है रेजिडेंस रूल। रेजिडेंस रूल ये कहता है कि जो हमारे टैक्स लायबिलिटी है उसका बेसिस क्या है,
वो डिपेंड करता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस पे। हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है? आइदर हम रेजिडेंट हो सकते हैं, आइदर हम देश के रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, यही ना हो सकता है। आइदर हम इंडिया के रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। तो हमारा रेजिडेंट होना या ना होने पे से वेरी करता है, से इफेक्ट होता है क्या? टैक्स लायबिलिटी हमारा। कैसे? मान लीजिए हम रेजिडेंट हैं, हम इंडिया के रेजिडेंट हैं, तो हम पे कैसे टैक्स लगेगा? टैक्स्ड ऑन ग्लोबल इनकम। मतलब कि ग्लोबल का मतलब हो गया कि इनकम अर्नड इन इंडिया एंड अब्रोड भी। ठीक है। अगर हम रेजिडेंट है, अगर हम इंडिया के रेजिडेंट है, तो हम कैसे टैक्स होंगे? हमारे ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगेगा। यानी कि हम इंडिया के अंदर जो कमा रहे हैं या जो हम बाहर से जो कमा रहे हैं, दोनों पे ही हमारा दोनों पे ही टैक्स लगेगा। ये अगर हम रेजिडेंट हैं तब, जब हम इंडिया में भी कमा रहे हैं और बाहर से भी हमारी इनकम हो रही है, दोनों पे टैक्स लगेगा। इसलिए लिखा है टैक्स्ड ऑन ग्लोबल इनकम, ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर हम नॉन रेजिडेंट हैं, अगर हम नॉन रेजिडेंट हैं, तो टैक्स्ड ऑन, ऑन को ऐसे लिखते हैं, टैक्स्ड ओनली ऑन इनकम रिसीव्ड और एक्रूड इन इंडिया। ठीक है। अगर हम इंडिया के रेजिडेंट ही नहीं है, हम फॉरेनर हैं, अगर हम फॉरेनर है तो भैया इंडिया क्यों टैक्स लेगा हमसे? ठीक है। देख रहे हैं कैसे हम इंडियन और हो गए या फॉरेनर हो गए, तो कैसे हमारी टैक्स की लायबिलिटी बदल रही है। तो इसलिए कहा था अगर हम फॉरेनर है तो भाई इंडिया क्यों टैक्स लेगी हमसे? इंडिया इसीलिए टैक्स लेगी कि मान लीजिए हम इंडिया में आकर के कमा रहे हैं, हम इंडिया में इनकम रिसीव कर रहे हैं, हमारी पैसा जो है एक्रू हो रही है, इंडिया में एक्रू हो रही है, तो हम पे टैक्स लगेगा। फॉरेन वाली चीज़ों पे मैटर नहीं करेगा। कोई ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति है, ऑस्ट्रेलिया में कमा रहा है, तो हम क्यों टैक्स लेंगे? इंडियन गवर्नमेंट क्यों टैक्स लेगी उससे? लेकिन कोई ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति इंडिया में आकर के कमा रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी कि नहीं लेगी? लेगी। ठीक है। और कोई इंडियन आदमी है, इंडिया में कमा रहा है तो टैक्स लेगा ही, और बाहर भी कमा रहा है तो भी टैक्स लेगा। ठीक है। तो हमारा जो अगर रेजिडेंट है हम, तो हमारा जो अब्रोड इनकम होगा, हमारा जो ग्लोबल इनकम होगा, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर हम नॉन रेजिडेंट हैं, अगर फॉरेनर हैं तो हम टैक्स कब किस पे लगेगा? हमारी जो इनकम जो कि इंडिया में रिसीव होगी या इंडिया में अक्रू होगी, उसी पे टैक्स लगेगा। यहाँ सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही है, रेजिडेंस की बस बात हो रही है। तो कोई भले ही सिटीजन हो यहाँ का, लेकिन और कहीं रह रहा है, कहीं और का रेजिडेंट हो गया है, तो अगर उसका इनकम इंडिया में हो रहा है, इंडिया में अक्रू हो रहा है, तब टैक्स लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। लेकिन इंडिया में रहते हुए, अगर इंडिया में रेजिडेंट रहते हुए उसका जो भी ग्लोबल इनकम हो रहा है, मान लो इंडिया में ही रह रहा है लेकिन उसका इनकम ऑस्ट्रेलिया से भी हो रहा है, अफ्रीका से भी हो रहा है, जहाँ जहाँ से हो रहा है, तो सब पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं रहा, इंडिया में रह नहीं रहा है, यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, तो जो इनकम इंडिया में रिसीव होगी या एक्रू होगी, उसी पे बस टैक्स लगेगा। तो ये हो गया रेजिडेंस रूल। रेजिडेंस रूल क्या कहता है कि टैक्स लायबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ के रह रहे हैं, हम कहाँ के हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। आइए दूसरे पे आते हैं हम लोग। दूसरा लिखिए सोर्स रूल। दूसरा होता है सोर्स रूल। तो आइए लिखिए कि इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया इफ इट, लिख लीजिए इसको, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूं, इफ इट अक्रूज और अराइजेज इन इंडिया। दूसरा हो गया इफ इट इज डिम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तीसरा हो गया इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, तभी टैक्सेबल होगा। सोर्स रूल समझिए आप। सोर्स रूल कह रहा है कि इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया इफ इट इज, एक इनकम इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा जब, इनकम इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा जब वेन इट इज अक्रूज और अराइजेज इन इंडिया। मान लीजिए कि कोई इंडिया में ही अर्न कर रहा है, इंडिया में ही अर्न कर रहा है, इफ इट इज अर्न इन इंडिया, तब तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए इंडिया में कोई सैलरी ले रहा है,
कोई सर्विस इंडिया में दिया है जिसके बदले में किसी को सैलरी मिल रहा है, तो टैक्स भी लगेगा, इंडिया में लगेगा। इसलिए सोर्स रूल कहा जा रहा है। सोर्स मतलब आ क्यों रहा है, आ कहाँ से रहा है, ठीक है, आ कहाँ से रहा है। तो अगर अर्निंग इंडिया में है, अगर अर्निंग इंडिया में है तो टैक्स भी इंडिया में लगेगा। अगर आप इंडिया में अर्न कर रहे हैं तो टैक्स भी इंडिया में लगेगा। इसलिए लिखा जा रहा है कि अक्रूज और एराइज इन इंडिया। अगर कोई इंडिया में अर्न कर रहा है, कोई इंडिया में सैलरी ले रहा है किसी सर्विस देने के लिए, तो उसको टैक्स भी देना पड़ेगा इंडिया में। दूसरे पे आते हैं, इफ इट इज डीम्ड टू अक्रू और एराइज इन इंडिया। तो यहाँ पे डिम्ड हो गया, देखिए पहला ही है, दोनों सेम ही है पहला दूसरा, लेकिन यहाँ पे बस डिम्ड लग गया हुआ है। मतलब कि जरूर कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी, डिम्ड इसलिए लगाया जाए। डिम्ड यूनिवर्सिटी आप सुने होंगे, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको यूनिवर्सिटी मान लिया गया है, डिम्ड यूनिवर्सिटी। डिम्ड तभी लगता है जब किसी चीज़ को मान लिया जाता है। तो पहला तो कैटेगरी हो गया कि एक्चुअली वो एक्रू एंड एराइज इन इंडिया होता है, और दूसरा हो गया कि जो कि डिम्ड टू बी एक्रू और एराइज इन इंडिया, मतलब कि हो सकता है वो एक्चुअली में आउटसाइड इंडिया एक्रू हो रहा है, आउटसाइड इंडिया एराइज हो रहा है, लेकिन लॉ ने उसको डीम कर लिया हुआ है, लॉ ने उसको डीम्ड टू बी एक्रू और एराइज इन इंडिया मान लिया हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देयर आर सर्टेन इनकम्स जो कि लॉ उसको ऐसे ट्रीट करता है कि वो इंडिया में ही अक्रू और एराइज हुआ है, भले ही एक्चुअली में वो आउटसाइड इंडिया एराइज हुआ है। जैसे कि मान लीजिए क्या, जैसे कि लॉयल्टी हो गया, ठीक है, रॉयल्टी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, रॉयल्टी हो गया जैसे, या कोई इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट हो गया तो भले ही आउटसाइड इंडिया एक्चुअली अर्न हो रहा हो रॉयल्टी या इंटरेस्ट, लेकिन इस चीज को डिम्ड टू बी अक्रू और एराइज इन इंडिया लॉ ट्रीट करता है। लॉ ने इसको डिम्ड टू बी अक्रू और एराइज इन इंडिया ट्रीट करती है, इसलिए ये भी इनकम टैक्स के लिए सब्जेक्ट बन जाएगा। इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गया, ये डिम्ड वाले में आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा हो गया इज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर कोई इनकम हो जिसको एक्चुअली इंडिया में रिसीव किया गया है, जिसको एक्चुअली इंडिया में रिसीव किया गया है, भले ही फर्क नहीं पड़ता है कि उसको अर्न कहाँ किया गया है, वेदर, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वेदर इट इज अर्नड इन इंडिया और अब्रोड, चाहे वो उसको इंडिया में अर्न किया गया हो या अब्रोड अर्न किया गया हो, लेकिन उसको रिसीव इंडिया में किया गया है, उसको रिसीव इंडिया में किया गया है, तो इंडिया में टैक्स लगेगा भैया। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल हो गया कि कोई इनकम हो गया जो कि अर्नड अब्रोड बट फर्स्ट रिसीव्ड इन एन इंडियन बैंक अकाउंट। कोई इनकम जो है भले ही अब्रोड अर्न हुआ है, लेकिन पहली बार उसको इंडियन बैंक अकाउंट में रिसीव किया गया है, तो ये ऐसा इनकम है जो कि इंडिया में नहीं अब्रोड अर्न हुआ है, लेकिन रिसीव हुआ इंडिया में, इज रिसीव्ड इन इंडिया, तभी तो लिखा है इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो इसमें इंडिया में टैक्स लगेगा, ठीक है। जिसको ये एक्सप्लेनेशन ना भी याद रहे, आपको बस रट के रखना है। रेजिडेंट रूल में मैंने आपको बताया क्या क्या आपको रटना है, दो रूल होता है, रेजिडेंस रूल और सोर्स रूल। रेजिडेंस रूल में होता यह है कि फर्क पड़ता है इस चीज से कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको टैक्स लगेगा ऑन ग्लोबल इनकम पे, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको टैक्स लगेगा ग्लोबल इनकम पे। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपको टैक्स उसी चीज के लिए लगेगा जो इनकम आप इंडिया में अक्रू या रिसीव कर रहे हैं उतना के लिए ही लगेगा। सोर्स रूल आ गया कि अगर आपका जो इनकम तभी टैक्सेबल होगा जब वो एक्रू या एराइज इन इंडिया होगा, या डिम्ड टू समझा दिया मैंने, डिम्ड टू एक्रू और एराइज इन इंडिया होगा, या रिसीव्ड इन इंडिया, भले ही वो आप कहीं भी कमाए हो, लेकिन अगर आप इंडिया में रिसीव कर रहे हैं तो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा, टैक्स लगेगा। तो ये सारी पॉइंट बस याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप समझ गए। एक दो टर्मिनोलॉजी आप समझिए, कुछ टाइम पीरियड समझिए, ठीक है। ये आसान है बट किसी किसी को इसमें भी डाउट हो सकता है। एक होता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है? प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है? हम इनकम टैक्स के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं। प्रीवियस ईयर पिछला साल तो होता ही है, ठीक है, पिछला साल तो होता ही है, लेकिन इनकम टैक्स के कंटेक्स्ट में प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर लिखता हूं, आइए, इट इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। कौन सा इनकम जिस पर टैक्स की बात हो रही है? कौन सा इनकम जिस पर टैक्स की बात हो रही है? प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड।
इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, मतलब जिस साल में हमने कमाया हुआ है, जिस साल में इनकम हमने कमाया हुआ है वो प्रीवियस ईयर है। यानी कि पिछले साल की इनकम की बात हो रही है, टैक्स वही लगेगा ना। अभी जो चल रहा है उसकी टैक्स की बात क्यों आएगी? ये बीतने तो 2 साल, सांस तो लेने दो भाई। अभी साल चल ही रहा है, हम कमा ही रहे हैं, बीच में टैक्स दे दे इनकम टैक्स, साल बीतने तो दो। तो प्रीवियस ईयर का मतलब वो ईयर होता है जब हम इनकम जिस साल में हमने अर्न किया हुआ है, जो भी इनकम है 40 लाख 50 लाख 1 करोड़, जितने भी इनकम है जिस साल में हमने कमाया हुआ है वो प्रीवियस ईयर होता है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के पर्पज की बात कर रहा हूं। दूसरा हो गया असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है, लिखिए द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, in which tax is assessed and paid। बड़ा ही सिंपल है, लेकिन ना पता हो तो इसमें भी कई लोग गलती कर देते हैं। असेसमेंट ईयर का मतलब हो गया द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का अगला साल, यानी कि एक्चुअल में बात करें तो अभी वाला साल, अब अभी वाला साल जो चल रहा है। द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का अगला साल, इन विच टैक्स इज असेस्ड और पेड, असेस्ड एंड पेड, जिस साल में टैक्स का असेसमेंट होता है और टैक्स दिया जाता है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो ये अभी वाला साल जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, अगर कभी प्रीवियस ईयर 2010 है, प्रीवियस ईयर 2010 है तो असेसमेंट ईयर कौन होगा उसका? 2011 होगा। प्रीवियस ईयर 2015 है तो असेसमेंट ईयर कौन होगा? 2016 होगा, अगला साल उसका। तो असेसमेंट ईयर होता है द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का अगले साल को असेसमेंट ईयर कहेंगे, जिस साल एक्चुअली टैक्स को असेस किया गया था और टैक्स को दिया गया हुआ था। और प्रीवियस ईयर कौन सा साल होता है? जिस साल इनकम कमाया गया था। यानी कि अगर असेसमेंट ईयर 2018 है तो प्रीवियस ईयर होगा 2017 होगा। तो 2000 अगर पूछा जाए इसको कि 2018 असेसमेंट ईयर है तो इनकम कब कमाया गया था, इसको ऐसे ऐसे पूछा जाएगा तो कोई जवाब दे देगा। अगर क्वेश्चन ये है कि असेसमेंट ईयर है 2018, तो बताइए इनकम किस साल अर्न किया गया था? इनकम किस साल अर्न किया गया था? तो इनकम भैया 2017 में अर्न किया गया था। तभी तो 2017 जो हो गया वो प्रीवियस ईयर होगा। प्रीवियस ईयर में कौन सा ईयर होता है? जिस साल इनकम अर्न किया गया है, और उसका अगले साल जो होता है वो कौन होता है? असेसमेंट ईयर होता है। ठीक है, तो अगर असेसमेंट ईयर 2020 है तो इनकम कब कमाया गया था? इनकम 2019 में कमाया गया था। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं। आते हैं आगे, लिखिए इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 10 का। इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, वैसे इनकम जिसको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है, सेक्शन 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ऐसे इनकम जिसको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि सेक्शन 10 की बात करेंगे हम लोग। सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें कुछ ऐसे इनकम का लिस्ट देता है जिनको एग्जम्पशन मिला हुआ है टैक्स से, चाहे वो फुल्ली या पार्शियली, चाहे वो फुल्ली हो या पार्शियली हो। ठीक है, लेकिन एग्जम्पशन मिला हुआ है। तो सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 provides us some list of incomes which are fully or partially exempted from tax। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो टोटल टैक्सेबल इनकम में नहीं काउंट होता है। मीन्स हुआ कि दे आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम जब काउंट किया जाता है तो उसमें नहीं काउंट होता है, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स, कुछ पॉपुलर जो है मैं कुछ पॉपुलर एग्जांपल जो कि एग्जेम्प्टेड होते हैं उसका मैं बता रहा हूं, जिस पर टैक्स ना लगता है। लिखिए ये सब नोट कर लीजिए आप लोग। एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। फिर लिखिए लीव ट्रैवल अलाउंस, कुछ इसमें सब्जेक्ट टू कंडीशंस भी होते हैं, जैसे लीव ट्रैवल अलाउंस भी होता है। फिर हाउस रेंट अलावेंस, ठीक है, ये सब एग्जेम्प्टेड होता है। और क्या हो जाएगा, ग्रेच्युटी भी होता है,
कुछ लिमिट तक होता है लेकिन होता है। और हो जाएगा प्रोविडेंट फंड रिसीट्स, स्कॉलरशिप भी आ जाएगा इसमें। एजुकेशन के लिए मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो भैया उस पर टैक्स ले लेगा सरकार, बड़ी जाती हो जाएगी आपके साथ। तो ये सब जो है मान लीजिए जैसे कि इनकम ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है, इसमें से कई सारे कंडीशनल होते हैं, ये टोटल एग्जाम्पशन नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा ये सब टोटली पूरा का पूरा एग्जाम्प्टेड ही है। many of these are subjected to various conditions, limitations लगे होते हैं, up to prescribed limit होते हैं वो। तो क्या क्या मैंने लिखा, एग्रीकल्चरल इनकम, लीव ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड रिसीट्स, स्कॉलरशिप्स, इनकम ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। बस इतना आप ध्यान में रखेंगे, ये 7 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अगर एग्जाम में आएगा कि इसमें से कौन कौन सा एग्जेम्प्टेड है, इनमें से कौन कौन सा एग्जेम्प्टेड है, तो आप ध्यान में रखेंगे तब ना चुनेंगे कि हाँ ABC एग्जेम्प्टेड है, D नहीं है, ठीक है, या ABC ऑल ऑफ देम एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। MCQ क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान में रहेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। तो इन सबको आप रट लीजिएगा। ओके, आइए आगे आते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 14, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड्स ऑफ इनकम। कितने हेड होते हैं भैया? 5 हेड्स होते हैं, 5 हेड्स होते हैं। ओके, पांचों को देखते हैं हम, पांचों को रट के रखना। सेक्शन 14 डील्स विथ हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विथ हेड्स ऑफ इनकम, जो कि 5 हेड बताता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम। पांचों रटा हुआ होना चाहिए आपको। एग्जाम में आएगा कि इनमें से कौन सा हेड्स ऑफ इनकम नहीं है तो सेलेक्ट कर लेना। पहला लिखो सैलरीज, भैया सैलरी तो आएगा ही ना हेड्स ऑफ इनकम में, सैलरीज तो आएगा ही ना। दूसरा लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा लिखो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा लिखो कैपिटल गेन्स। ये रटा हुआ होना चाहिए पांचों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पहला मैंने बताया कि सैलरीज, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन्स, पांचवा हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सारे क्या है? ये सारे हेड्स ऑफ इनकम है, सारे हेड्स ऑफ इनकम है, जो कि सेक्शन 14 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। ये याद रखेंगे, पांचों रट के रखना, पांचों। उसके बाद सैलरीज के बारे में पढ़ना है, उसके डिटेल में मैं नहीं बताता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सैलरीज हैं सेक्शन 15 से 17 तक है, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए। इसका एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेक्शन 17, ठीक है। सेक्शन 17 क्या करता है? ये इट डिफाइंस कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। सैलरी के कंपोनेंट्स के बारे में बताता है। इनकम टैक्स पर्पज के लिए सैलरी का क्या क्या कंपोनेंट होगा, ये बताता है कि सैलरी इनकम में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सैलरी इनकम में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, तो इट कवर्स, क्या क्या कवर कर लेगा ये? तो सबसे पहले तो हो गया सैलरी ही हो गया। सैलरी की जैसे कि हो गया, मान लीजिए किसी को वेजेस मिल रहा है, एनुइटी मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, ग्रेट्युटी मिल रहा है, ये सारे जो है ETC, ये सारे जो है सैलरी में आ जाता है। ओके, दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा? परक्विजिट्स। ये इन एडिशन टू सैलरी जो बेनिफिट दिया जाता है उसको परक्विजिट कहा जाता है। मतलब कि बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन एडिशन टू
सैलरी के एडिशन में जो बेनिफिट दिया गया, जैसे कि मान लीजिए किसी को रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल गया, तो ये बेनिफिट ही हुआ ना। या किसी को कार फैसिलिटी दे दिया गया, कार फैसिलिटी, ये तो बेनिफिट हुआ ना। सैलरी के एक्स्ट्रा में अगर किसी को कार फैसिलिटी दिया जा रहा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया जा रहा है, तो ये सब परक्विजिट्स हो गया। ठीक है, दीज आर द बेनिफिट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन एडिशन टू सैलरी। सैलरी के एडिशन में जो दिया जा रहा है उसको परक्विजिट्स कहेंगे। समझ में आया? थर्ड नंबर पे लिखिए, तीसरा नंबर। तीन चीज आती है, पहला सैलरी, दूसरा परक्विजिट्स, तीसरा इन सबको रटा होना चाहिए। भले ये कंटेंट ना याद हो आपको, सैलरी या सैलरी में क्या क्या आता है, सैलरी आता है, परक्विजिट्स आता है, याद होना चाहिए। फिर और तीसरा में क्या आता है, प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। कई बार क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन के समय पे या एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में कुछ बदलाव होता है, उस समय पे कुछ पेमेंट मिलते हैं एम्प्लॉई को, कुछ बेनिफिट मिलते हैं एम्प्लॉई को, जो कि रेगुलर सैलरी होता है उससे अलग होकर के होता है, उसी को कहते हैं प्रॉफिट्स इन लिव ऑफ सैलरी। सो दीज आर गिवन एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या चेंज इन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को जब टर्मिनेट किया जाता है या उसमें बदलाव किया जाता है, उस समय जो बेनिफिट दिया जाता है किसको, एम्प्लॉई को, जो कि रेगुलर सैलरी के बदले में दिया जा रहा है, इन लीव ऑफ, बदले में। ठीक है, इन लीव ऑफ का मतलब इंस्टीड ऑफ, तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि किसी को मान लीजिए कंपनसेशन दिया गया, कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी की भाई नौकरी चली गई, उसके लिए कंपनसेशन दिया गया, तो ये क्या हुआ, ये कंपनसेशन क्या सैलरी मानी जाती है? नहीं, ये रेगुलर सैलरी से अलग होता है, लेकिन यहाँ भी पैसा ही दिया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रॉफिट्स तो है लेकिन इन लीव ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में ये कुछ अलग ही प्रॉफिट है, तो ये हो जाता है प्रॉफिट इन, ये इस कैटेगरी में आता है, इसमें फॉल करता है। तो कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर दिस हेड, थर्ड नंबर ऑफ हेड। या कई बार सर्विस टर्म्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होता है, सर्विस के टर्म्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होता है, उसके लिए कुछ पेमेंट दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, वो भी इस हेड में फॉल करेगा। तो ये तीन हेड आप समझ गए। सैलरी जो है, सैलरी अपने आप तीन हेड को समाये हुए है, सैलरी अपने आप में तीन हेड को समाये हुआ है। एक तो खुद सैलरी है जिसमें वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेट्युटी, ईटीसी आती है। दूसरा परक्विजिट हो गया, मतलब वो बेनिफिट जो कि सैलरी के एडिशन में दिया जा रहा है, जैसे कि कार फैसिलिटी या रेंट फ्री एकोमोडेशन। थर्ड हो गया कि इन प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में कुछ प्रॉफिट दिया जा रहा है। कब? जब एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में बदलाव किया जाता है तब, या किसी का एम्प्लॉयमेंट ही टर्मिनेट हो रहा है तब। जैसे कि कंपनसेशन जो रिसीव होता है ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको किस हेड में रखा जाता है? ये थर्ड नंबर ऑफ हेड में रखा जाता है। समझ में आ गया सबको? आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए हम लोग सैलरी समझ लिए, अगला समझ रहे हैं। पहला 5 हेड में पहला क्या था? सैलरी था। 5 हेड में पहला क्या था? सैलरी था। सैलरी को मैंने अभी समझा दिया ना, सेक्शन 17 में सैलरी में क्या क्या आता है बता दिया मैंने। दूसरा क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसी को बताने जा रहा हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है? इट रिफर्स टू इनकम फ्रॉम ownership of a building or land attached thereto। मतलब कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि हाउस हो गया, फ्लैट हो गया, ऑफिस हो गया, दुकान हो गया, ये सब आ जाएगा। एंड और लैंड अटैच्ड देयरटू, मतलब कि कोई ऐसा लैंड है जो कि अटैच्ड है, या कि उस अटैच्ड है उस बिल्डिंग के साथ, या उस बिल्डिंग के साथ ही यूज हो रहा होता है। ऐसा लैंड जो कि उस बिल्डिंग से ही अटैच्ड हो या उस बिल्डिंग के साथ यूज हो रहा होता है, इसीलिए लिखा हुआ है कि ऑफ ए बिल्डिंग और लैंड अटैच्ड देयरटू। ठीक है, तो जो टैक्स चार्ज किया जाता है, उस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। किस चीज पे चार्ज किया जाता है? टैक्स इज चार्ज ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। किसी भी याद रखेंगे आप लोग, एनुअल वैल्यू पे टैक्स इज चार्ज ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है,
ये नहीं कि बस रेंट पे, ठीक है, ये नहीं कि बस रेंट पे, जो उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू होगी उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। और ये लेट आउट प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई होता है और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई होता है। ये लेट आउट प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई होता है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया गया है, कोई प्रॉपर्टी हैज बीन गिवन ऑन रेंट, ठीक है, तो उस पर भी अप्लाई होता है। या सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, को ऐसा प्रॉपर्टी है जो ओनर खुद यूज कर रहा है, अपने ही रेजिडेंस के लिए यूज कर रहा है, उस पर भी अप्लाई होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हो गया प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इन्हीं सब एरिया से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सबको बताते जा रहा हूँ इनमें से, ठीक है। इन सब एरिया से खूब क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हो गया, मैंने बताया था इसमें नेक्स्ट प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम, थर्ड नंबर पे आ गए। एक नंबर बता दिया, दो नंबर बता दिया, थर्ड बता रहा हूँ, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। लिखा मैंने प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि कोई इस हेड के अंदर क्या क्या कवर होता है। कोई भी इनकम जो कि किसी बिजनेस को कैरी करने से मिला है, किसी प्रोफेशन को या किसी भी ट्रेड को कैरी करने से जो इनकम हुआ है उसको कवर करता है, ठीक है। कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है किस इंटेंशन के साथ, इनकम के अर्निंग करने के इंटेंशन के साथ, तो उसमें ये सब जो है इसमें कवर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लीजिए इनकम फ्रॉम ट्रेड और मैन्युफैक्चर, ठीक है, कोई ट्रेड या मैन्युफैक्चर से इनकम हो रहा है, ये इसमें आ जाएगा। कोई भी जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल इनकम ऑफ लॉयर्स हो गए, कोई डॉक्टर्स हो गए, कंसल्टेंट हो गए, ये सब इसी में आ जाता है। कोई शेयर ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, अगर बिजनेस के तौर पे किया जा रहा है तब, इफ डन एज बिजनेस, तो ये भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा समझ ही गए आप, आसान आसान सा है। अगला हो गया कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स था नेक्स्ट वाला, चौथा। ये कब होता है, कैपिटल गेन कब होता है, ये तब होता है जब किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया जाए। मान लीजिए इट arise when there is a transfer of capital asset and profit is made from such ट्रांसफर। मान लीजिए किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया गया और उस ट्रांसफर से किसी ने प्रॉफिट कमाया, उस ट्रांसफर से किसी ने प्रॉफिट कमाया, तो किस हेड के अंदर आएगा, इस हेड के अंदर आएगा, कैपिटल गेन्स हेड के अंदर आएगा। ये अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम है कि ये कौन सी कमाई को किस हेड में डाला जाए, कौन से इनकम को किस हेड में डाला जाए। तो इफ a transfer of capital asset has taken place and someone has earned profit from such transfer, then it comes under this head. तो कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं ये समझ ही रहे हैं आप। कैपिटल एसेट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई लैंड हो गया, कोई बिल्डिंग आ गया, कोई शेयर हो गया, कोई सिक्योरिटीज हो गया, etc। ये सारे कैपिटल एसेट हैं। इनको ट्रांसफर से किसी को प्रॉफिट हो रहा है, इनके ट्रांसफर से किसी को प्रॉफिट हो रहा है, तो कैपिटल गेन में आएगा, समझ गए आप। और ये जो होता है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होता है। ये जो कैपिटल गेन होता है, अब उतना डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है। इन सब के कंसेप्ट के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो सब उतना नहीं पूछा जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पे जो फिफ्थ है, फिफ्थ हेड क्या था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज था ना फिफ्थ जी। देखिए ये भी हो गया, अब इस पे आ गए हम लोग, कैपिटल गेन्स भी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो लिख दिया मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये जो है एक रेजिडुअल हेड है, दिस मतलब बचा हुआ है, दिस इज अ जो औरों में नहीं आएगा इनमें आ जाएगा, रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम।
तो रेजिडुअल है मतलब जो बाकियों में नहीं आएगा इसमें आ जाएगा, यानी कि एनी इनकम जो कि कवर नहीं हो पा रहा है ऊपर के चारों में, कोई ऐसा इनकम विच इज नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर द अदर 4 हेड्स इज टैक्स्ड अंडर दिस हेड, उसको इस हेड में टैक्स किया जाता है, इसको 5वें हेड में टैक्स किया जाता है। तो कुछ होते हैं जो इसमें आ जाते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल्स तो लिख लीजिए डिविडेंड्स, और लिख लीजिए इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट से अगर कोई कमा रहा है, या मान लीजिए कोई लॉटरी से कोई कमा लिया, गेम से कमा लिया, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या गेम्स इटीसी सिमिलर चीज़ों से, मान लीजिए कोई गिफ्ट हो गया, गिफ्ट से कमा लिया, तो ये सब चीज़ इसमें आता है, ये ऊपर वाले में नहीं आ रहा है तो इसमें आ जाएगा। ओके, तो समझ गए आप। जो 5वां है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम है, मतलब बचा हुआ है जो बाकियों में नहीं आएगा इसमें आ जाएगा। इसका कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिया, ठीक है। कई बार जो होता है एसएससी जो अर्न कर किए रहते हैं, एसएससी जो अर्न करता है वो एक से ज़्यादा हेड में भी फॉल हो जाता है, एक से ज़्यादा हेड में। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको सैलरी भी मिला, कोई 5 लाख का सैलरी भी लिया, कोई 50,000 का डिविडेंड भी ले लिया, और उसको शेयर ट्रेडिंग से भी लाख मिल गया। तो ये तो अलग अलग हेड में चला गया ना, तो सबका हेड कैलकुलेट होगा, अलग अलग हेड कैलकुलेट होगा सेपरेटली, हर हेड जो है सेपरेटली टैक्स्ड होगा, ईच हेड विल बी टैक्स्ड सेपरेटली। फिर जो होगा टोटल किया जाएगा, फाइनल टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। तो मान लीजिए किसी को 5 लाख का सैलरी भी मिल गया, तो वो किस किस कैटेगरी में आएगा, वो सैलरी वाले में जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी मैंने कैटेगरी बताया था, कहाँ बताया था, देखिए ये पहला हो गया, किसी को 5 लाख का सैलरी मिला तो इसमें आ जाएगा। फिर उसको मान लो डिविडेंड भी मिल गया 50,000 का, तो डिविडेंड वाले में चल जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैंने डिविडेंड बताया तो 5वें में चला जाएगा। फिर शेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट भी आया, शेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट तो उसको बिजनेस प्रोफेशन से अर्न में चला जाएगा। तो ये तीनों को अलग अलग हेड में टैक्स किया जाएगा और फिर टोटल कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं नीचे। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन कौन से पर्सन लायबल है टैक्स के लिए, पर्सन्स लायबल टू टैक्स, इनमें से कौन कौन से पर्सन है लायबल टैक्स के लिए। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है वो अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन पे टैक्स अप्लाई करता है, बस इंडिविजुअल ही नहीं। इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं हम, इनकम टैक्स एक्ट के ही अंडर की अभी भी बात कर रहे हैं। ओके, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बस इंडिविजुअल को टैक्स नहीं देना होता है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्संस आर लायबल टू पे टैक्सेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑल्सो। ये हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक तो इंडिविजुअल हो ही गया, एक तो इंडिविजुअल हो ही गया, इंडिविजुअल मतलब कोई भी सिंगल पर्सन टैक्स दे सकता है, टैक्स देने के लिए लायबल है। फिर एचयूएफ भी हो गया, एचयूएफ सबको पता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। ये एक तरह का फैमिली यूनिट है, हिंदू लॉ आप सबने पढ़ा है, उसमें एचयूएफ के बारे में आप सबको पता होगा। एक फैमिली यूनिट है जो कि हिंदू लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज होती है। तो एचयूएफ इज ऑल्सो लायबल टू पे टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। फिर कौन हो जाएगा, फॉर्म हो गया, कोई भी फॉर्म जो है, पार्टनरशिप फॉर्म की बात हो रही है वो लायबल है। फिर हो जाएगा कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो गया, या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो भी लायबल है। कंपनी भी लायबल है भैया, कंपनी तो टैक्स देगा ही ना देगा। तो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हो या कोई फॉरेन कंपनी हो, टैक्स देने के लिए कंपनी भी लायबल है। या लोकल अथॉरिटीज़ भी टैक्स देनी, उनको भी देनी है, लोकल अथॉरिटी। या मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नॉन रेजिडेंट को भी कई केस में टैक्स देने हैं। नॉन रेजिडेंट को अगर उसकी इनकम जो है इंडिया में एक्रू है, राइज हो रही है, तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ना, रेजिडेंस के ग्राउंड पे भी टैक्स देना या ना देना, या कम देना ज़्यादा देना फर्क पड़ता है। तो उसमें रेजिडेंट भी देता है, नॉन रेजिडेंट भी देता है। कब देता है वो डिस्कस हो चुका है। तो नॉन रेजिडेंट भी टैक्स देने के लिए लायबल है। कोई पर्सन जो है वो आउटसाइड इंडिया ही रिजाइड कर रहा है, बट उसकी इनकम इंडिया में हो रही है, उसकी इनकम अर्न हो रही है इंडिया में, तो वो भी टैक्स देगा, ठीक है। आइए अब हम समापन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों को बस अब बताना बाकी रह गया है। हम इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में बताते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कौन कौन है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, ठीक है।
तो इनकम टैक्स के अंडर में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में कुछ इनकम टैक्स अथॉरिटीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ों के लिए, उन्हीं को असेस करना है, कलेक्ट करना है, इन्फोर्स करना है टैक्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया लिखिए CBDT, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ऑथोरिटीज का नाम याद रखिए कि पूछेगा कि कौन सा ऑथोरिटी है, तो ये नहीं कि आपको पता ही नहीं है कौन सा। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये अपेक्स बॉडी हो गया, ये हो गया अपेक्स मतलब सुप्रीम बॉडी हो गया, अपेक्स बॉडी फॉर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन के लिए, सुपरविजन के लिए या पॉलिसी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सुप्रीम बॉडी हो गया। अपेक्स मतलब सुप्रीम बॉडी, जैसे सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये अपेक्स बॉडी हो गया इस पूरे मैटर के लिए। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और अथॉरिटी का नाम लिखिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या सिंपली चीफ कमिश्नर, ठीक है। ये भी एक बॉडी हो गया। तो ये भी ये सुपरविजन का काम करता है, किसी भी रीजन को सुपरवाइज करता है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर। फिर लिखिए तो ये तो चीफ हो गया। अब लिखिए प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या लिखिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सुने होंगे आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कई बार केस भी पढ़ने को मिलता है आपको। CIT डैश वर्सेस CIT डैश वर्सेस, जैसे CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स, हाँ, तो CIT वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, ठीक है। यही लोग कंप्लायंस को देखते हैं, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, असेसमेंट को हैंडल करता है, अपील देखता है, ये लोग कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ओके। और अथॉरिटी का नाम लिखना है तो लिखिए ITO लिख लीजिए, ITO हो गया इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, ये इनकम टैक्स ऑफिसर। और AO तो जानते ही आप, असेसिंग ऑफिसर होता है, असेसिंग ऑफिसर होता है। ये सारे अलग अलग अथॉरिटीज होते हैं जो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं इस पूरे IT मतलब इनकम टैक्स के अंडर में, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में। अब जैसे असेसिंग ऑफिसर जो है, यही तो एक्चुअली असेस करता है टैक्स पेयर की इनकम को। ये जो असेसिंग ऑफिसर है, इसका क्या काम है, यही असेस करता है टैक्स पेयर की इनकम को। तो ये सारे अथॉरिटी हो गए। अगर अपील की बात करें, अपील की बात करें तो सबसे पहला किसको जाता है, सबसे पहला फर्स्ट अपील हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले CIT को जाएगा। CIT मतलब बता चुका हूँ कमिश्नर, ये इसी को लिख देता हूँ CIT, ठीक है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को CIT कहते हैं। तो ये जो होता है फर्स्ट अपील इनको जाता है। फिर किसको जाएगा भाई, फिर जाएगा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को जाएगा सेकेंड अपील, ठीक है। बाकी हाई कोर्ट भी होता है, किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हाई कोर्ट में भी अपील जा सकता है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, या सुप्रीम कोर्ट तो है ही, सुप्रीम कोर्ट जो कि अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, ये फाइनल अपीलेट अथॉरिटी या बॉडी हो गया। सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल, उससे ऊपर कोई नहीं है। हाई कोर्ट में भी जा सकता है किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, बट CIT में फर्स्ट अपील जाएगा, उसके ऊपर किस में जाएगा आपको ये याद रखना है मेनली। CIT में फर्स्ट अपील जाएगा और सेकेंड अपील किस में जाएगा, इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी में, इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी में, ठीक है। तो इनकम टैक्स के अंदर में आपको इतना ही पढ़ना है, पूरे टैक्सेशन लॉ में आपको इतना ही पढ़ना है। इतना आप ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इससे बाहर से नहीं आएगा, इसी को आप लोग रट लीजिएगा। और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं कुछ उसको भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, और उससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी पेड बैच में डिस्काउंट चल रहा है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है पेड बैच में, तो आपको अगर नोट्स चाहिए, MCQ चाहिए या लेक्चर्स चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के,
और प्रैक्टिस सेट्स भी चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे कि जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेट्स पे, और प्रैक्टिस सेट्स के जो क्वेश्चंस है वो भी बनाए गए हैं अच्छे से, ताकि आपको मार्क्स को आपको मैक्सिमाइज किया जा सके। तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अभी डिस्काउंट दिया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं मुझे या मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।